आर यू। और कुछ बातें थी और मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया है आप सभी के लिए और उसमें काफ़ी अच्छी और लॉजिक वाली बात मैंने कहने की कोशिश की है। और सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया है और उसी प्यार के ज़रिए, आप सबके आशीर्वाद के ज़रिए अपना नाम और अपना काम मैं कर सकता था, किया भी। और आप सबके प्यार की वजह से, आशीर्वाद की वजह से ही वो मैं कर सका हूँ, उसका मुझे बहुत आनंद है, खुशी है। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है पहले कि मैं आप सबके रूबरू होना चाहता था दोस्तों। और इसके बाद एक वीडियो और भी है जो आप सुनिएगा, उसमें मैंने अपने दिल की बातें कुछ कही हैं। और वो इसलिए कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन इंसान को डटे रहना है अपने रास्ते पर, हिम्मत नहीं हारनी। और बात ये है कि बहुत ही खुशी की बात है कि एक जगह पर आज आके बैठा हूँ मैं। और हुआ कि काफ़ी समय से मेरे दोस्तों से, यानी कि आप लोगों से मैंने बातें नहीं की, तो वो भी मैं कर लूँ और कुछ दिल की बातें हैं वो भी आपको बताऊँ। तो मैंने वो बताने की कोशिश की अगले वीडियो में, तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। नमस्कार, मैं नीरज गज्जर, आप सभी का प्यारा दोस्त और आप सबके चहीते दिल में रहने वाला। आज वीडियो के माध्यम से कुछ बातें करनी है। मैंने सोचा कुछ बात करूं मेरे दोस्तों से। तो काफ़ी समय से कभी मैं इस तरह से बात करने के लिए मैंने कभी कोशिश नहीं की है, तो मैंने सोचा कि चलो आज अपने दोस्तों से मैं बात करता हूँ। तो हुआ ऐसा है कि लाइफ में काफ़ी सारी दिक्कतें, काफ़ी सारी खुशियाँ, कभी गम, कभी दुख, कभी सुख, ये सब पहलू चलते रहते हैं ज़िंदगी में। तो ये पहली बार मैं इस तरह से आप सबके रूबरू होने जा रहा हूँ। और जितने भी लोगों ने मुझे एज अ आर्टिस्ट पसंद किया है, जितने भी लोगों ने एज अ आर्टिस्ट मुझे एक अच्छे दोस्त के रूप में स्वीकार किया है, मुझे फॉलो किया है यूट्यूब में, इंस्टा में, फिर अपने यूट्यूब, इंस्टा, फिर ट्विटर पर काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे फॉलो किया है। उन सभी का मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। और यहाँ तक पहुँचते में काफ़ी दिक्कतें आई हैं दोस्तों, और काफ़ी सारी बातें दिल में हैं, तो मैं चाहता था कि मैं आप सबको शेयर करूँ, इसीलिए मैं आप सबके बीच में यहाँ पर उपस्थित हूँ। और ज़िंदगी में मैंने काफ़ी सारे अनुभव, आपको भी होंगे, अपनी लाइफ के हुए होंगे, कड़वे अनुभव, अच्छे अनुभव मुझे भी हुए। तो मैंने बोला कुछ बातें हैं मैं आपसे शेयर करूँ। तो आज वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अलग अलग क्षेत्र में काम करने के बाद लास्ट डेस्टिनी मेरी फ़िलहाल एज एन आर्टिस्ट मैं काम करता हूँ। आप सब देखते हैं मुझे यूट्यूब में, इंस्टा में, फेसबुक में। तो इस फील्ड में काफ़ी वर्षों से मैं काम करता हूँ। तो कुछ जगह पर ऐसा हुआ है कि कभी सरप्राइज भी मिली है, कभी सोचने के बाद भी वो चीज़ करने में मुझे तकलीफ आई हो, ऐसा भी फील हुआ है। तो आज मैं यह कहना ये चाहता हूँ कि आप सबने अभी तक मुझे फॉलो किया,
आप सबका मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करना चाहूँगा। एक बार ऐसा हुआ दोस्तों कि शुरुआत में जब मैं फील्ड में आया तो मुझे पता नहीं था कि एज ए सिंगर कैसे गाया जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी ने सच कहा है कि किसी भी चीज़ को दिल से कहो, किसी भी चीज़ को दिल से चाहो और पूरी शिद्दत के साथ किसी काम को करने की चाह रखते हो तो पूरी कायनात आपके साथ रहती है। तो वो भी मेरे साथ हुआ। मैं जब आया शुरुआत में तो मैं नया नया था, तब मुझे बहुत तकलीफ़ें पड़ी गाना गाने में, समझने में। लेकिन सबका प्यार, मेरी थोड़ी बहुत मेहनत, ऊपर वाले का आशीर्वाद और नसीब। क्योंकि जब कोई सफल होता है तो सफल हो जाने के बाद पूरी दुनिया उसे जानती है। लेकिन सफल होता है जब इंसान मेहनत कर रहा है, उसका स्ट्रगल चालू है, तब उसे लोग ताने देते हैं, कुछ भी बोलते हैं। वो सब सहकर, वो सब पीकर आपको एक मकाम जब हासिल होता है तब ये सारी चीज़ें आपको टैबलेट्स की तरह काम आती है। मैं जितने भी आर्टिस्ट आज मेहनत कर रहे हैं या करना चाहते हैं या आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उन सभी व्यक्तियों से मैं यही कहूँगा कि जब भी आपकी चर्चा हो तो समझ लो आप कुछ सही जा रहे हो। अब ये देखना है आपको कि आप कितना सही हो, कितना गलत हो, क्या सुधारा करना है, क्या चेंजेस करने हैं आपके वर्किंग स्टाइल में, वो ज़रूरी है। लेकिन जब तक लोग आपकी चर्चा नहीं करेंगे, आप समझो आप एक ट्रैक पर नहीं आए हो अभी तक। तो मैं जब शुरुआत में आया तो मुझे भी तकलीफ़ें पड़ी और आज माता रानी की कृपा, सबका प्यार, मेरी थोड़ी मेहनत और काफ़ी सारे दोस्तों की भी मेहनत है। कुछ नाम मैं बोल नहीं सकता फ़िलहाल यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोगों ने मना भी किया है तो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन सभी दोस्तों का साथ है, सरकार है, इसलिए वजह से एक मकाम आज मुझे मिला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जब भी कोई सफल इंसान सफलता पा लेता है, उसके बाद की ज़िंदगी और पहले की ज़िंदगी, और जब सफलता के लिए आप जब दौड़ रहे हो, वो ज़िंदगी, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि स्ट्रगलिंग जब चालू होता है, आपकी मेहनत जब चालू होती है आपके किरदार के लिए, आपके एक मंजिल के लिए, तब बहुत कुछ दिक्कतें आती है। कभी कुछ सुनना पड़ता है, घर का, परिवार का, बाहर दोस्त, सभी, एवरीबॉडी, जो भी आपके आसपास है, सब आपको सुनाते हैं और आपको सुनना। जब तक आप वो सुनोगे तब तक आप कुछ बन नहीं सकते। लोहा पिघला कर उसका आकार बदल सकता है ना, तो वैसे आपको आकार बदलने के लिए अपने आप को पिघलाना पड़ेगा इन सब तानों के बीच में। और ये ताने आपने सुन लिए तो समझ लो आप कुछ कर पाओगे। तो ऐसे मैं सभी दोस्तों के कहना चाहता हूँ कि जब भी आपकी गिनती होने लगे, समझो आपकी अच्छी भी बातें होंगी, बुराई वाली भी बातें होंगी, दोनों चीज़ों को पचाओ, उसको दिल और दिमाग में उतारो, और उस चीज़ को पचाने के बाद आप एक मकाम जब हासिल करते हो तो आपको सुकून मिलेगा। आपको लगेगा कि यार एक टाइम ऐसा था, यही बंदा मेरे लिए ऐसा बोल रहा था, वो बंदा मेरे लिए ऐसे बोल रहा था, और आज एक मकाम पे हूँ मैं, तो ये लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। तो वो जो लोग हैं वो आपकी ज़िंदगी में औषधि के रूप में आते हैं। अच्छे दोस्त होना ज़रूरी है ज़िंदगी में, अच्छे सपोर्टर्स होना ज़रूरी, लेकिन कुछ जगह पर आपको कुछ लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आपकी चर्चा नहीं करेंगे, आपके लिए बुराई नहीं करेंगे, आपके काम के अंदर वो आपको कमियां निकालेंगे नहीं, तो आप अपने आप को बेहतर कैसे करोगे। तो मैं उन सभी आर्टिस्ट को, ऐसे सभी दोस्तों को मैं यही कहना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से कि जब तक आपके लिए कोई कुछ बुराई ना करे, आपकी कोई बातें ना करे, तो समझो आपको अभी और कुछ करना बाकी है।
तो मैं इस चीज़ को हमेशा पॉजिटिव लिया है मैंने, और पॉजिटिव लेते 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 आज यहाँ पहुँचा हूँ दोस्तों। तो इसके लिए आप सभी को कहना चाहता हूँ कि सुनो, रिएक्ट मत करो, बस उसको पचाओ, उसको टैबलेट की तरह पिघल जाओ, अपने निगल के अपने पेट के अंदर पिघला लो, और उसके बाद जो आपको उसकी एक ऊर्जा मिलेगी ना, वो बहुत अच्छी होती है। और ये होना चाहिए ज़िंदगी में, और मैं तो इसी में बिलीव करता हूँ, क्योंकि तकलीफ़ें मुझे भी बहुत पड़ी हैं, और विश्वास कब कहाँ कैसे करना है ज़िंदगी में, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सफल होने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, नसीब चाहिए, नसीब भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, और डेडिकेशन चाहिए। काफ़ी कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, तब जाके आप कुछ मंजिल हासिल कर पाते हो। तो एक बात में, एक थोड़ी बात है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक बार बचपन के दो दोस्त थे, और उन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक साथ में रहे। उसके बाद जब प्रोफेशनली लाइफ चालू हुई, कमाना, ये वो, नौकरी, बिजनेस करना, तो उसमें भी वो साथ थे, और दोनों का रियल एस्टेट का बिजनेस था। ठीक है, रियल एस्टेट के बिजनेस के माध्यम में उन्होंने अच्छा नाम भी कमाया, काम भी किया, थोड़े बहुत पैसे भी वो लोग कमाए। लेकिन धीरे धीरे करके जब ऑफिस उनकी अच्छी चल रही थी, रियल एस्टेट का काम बढ़िया चल रहा था, तब दोनों ने एक तीसरे इंसान को अपनी ऑफिस में रखा, ठीक है, काम के लिए। और उनकी पॉलिसी ये थी, जब भी उनकी कोई डील हो तो बिल्डर से पैसे लेते नहीं थे, वो साल में एक ही बार पैसे लेते थे, ओनली वन टाइम। और ईयर एंडिंग, जैसे कि नवंबर दिसंबर है, तो उससे पहले 1-2 महीने पहले ही पैसे लेते थे पूरे साल के ब्रोकरेज के। ठीक है, तो उनकी जो भी ब्रोकरेज होती थी वो 9 सितंबर या अक्टूबर में ही लेते थे बिल्डर के पास से, या जो भी अपने क्लाइंट है। तो वो पैसे अपने पास ऑफिस तक लाने के लिए उन्होंने जो बंदा रखा था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो जो दोस्त थे, पार्टनर, उनके साथ साथ ये बंदा भी उनके साथ ऑफिस में काम करता था। इसमें दो जो पार्टनर थे, उसमें से किसी एक को ही ये जानता था, और कोई एक ही इसको जानता था, जो नया बंदा था उसको। ठीक है, तो एक ने बोला, ये मेरा दोस्त है, मैं 6-7 महीने से जानता हूँ, इसको काम की ज़रूरत है, तो हम इसको रख लेते हैं, कुछ सैलरी वैलरी दे देंगे। ठीक है, ये अपना गिव एंड टेक का काम करेगा, पैसे लाना, ये सब जो भी बैंक का कुछ काम हो। तो दूसरे पार्टनर ने बोल दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं। और करीबन 4 साल उन्होंने ऑफिस रनिंग रखी थी, और वो बंदा आया था दूसरे तीसरे साल के अंदर, और 1 साल तक उसने पूरी ऑफिस का पूरा सिस्टम जान लिया, अच्छे से, एकदम बढ़िया से। कितने बजे ऑफिस खुलती है, कब बंद होती है, कौन आता है, कौन जाता है, कौन सा बिल्डर, ये वो, कितने लोग मिलने आते हैं दोनों पार्टनरों को, सारी चीज़ें उसने इतने शांति से समझ ली और इतनी ईमानदारी से काम किया। उन दो पार्टनरों को शंका नहीं हुई कि ये बंदा ऐसा हो सकता है ज़िंदगी में। इतना ब्लाइंडली वो लोग उसके ऊपर विश्वास करने लगे थे, क्योंकि उसकी तासीर ऐसी उसने बनाई ऑफिस के अंदर। ऑफिस की चाबी उसके साथ रहती थी, जहाँ चेकबुक वगैरह जब रखते थे, वो सारी कीज़ उस बंदे के जेब में रहती थी। इतना उसने विश्वास हासिल कर लिया अपने कैरेक्टर से। ठीक है, ये अच्छा चल रहा था सब कुछ, और इस दरमियान दिवाली का टाइम आया, 1-2 महीने बाकी थे दिवाली के, और जैसा सिस्टम मैंने बोला, उनकी जो सिस्टम थी, उस हिसाब से दोनों पार्टनर ने नक्की किया कि चलो अब हम इस भाई को बोलते हैं कि एक लिस्ट बनाते हैं, इसके वहाँ पर कितना हमारा पेमेंट जमा है, तो वहाँ जाके कलेक्ट करके आप हर वक्त, हर साल जिस तरह जाता है, हर बार जाता है वैसे। तो उसको पूरा लिस्ट बना के दिया, और बोला उसको कैबिन में बुला के, बैठो,
और बोला कि इतने सारे बिल्डर हैं, ये प्राइवेट पार्टीज हैं, इनके साथ इन सभी जगहों पे जाके आप अपना पेमेंट जो हमारा क्रेडिट है वो लेके आओ, और सब कैश ही देंगे, कोई चेक नहीं देगा। और हर वक्त की तरह इन लोगों ने ब्लाइंडली उसके ऊपर ट्रस्ट किया। ट्रस्ट करने के बाद वो गया और जैसे दोपहर के वक्त लंच करने के बाद वो जाता था हर वक्त, इसी तरह इस बार भी लंच करने के बाद गया वो बंदा। फिर हुआ ऐसा कि 1 बजे वो निकला, शाम के 6 बज गए, और हर बार 6-7 बजे वो आ जाता था सारी पेमेंट लेके, जितनी भी बार गया है। लेकिन इस बार ये बंदा गया, 6 बज गए, 7 बज गए। 7 बजने के बाद एक पार्टनर ने ऐसा कहा कि यार ये तो गया है 1 बजे से और 6-7 बज गया, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि ये नहीं आया है, लेट हुआ है। इसने तुरंत फ़ोन भी किया है, लेकिन अभी तक इसका फ़ोन नहीं है और 7 बज गए हैं। तो दूसरे पार्टनर ने बोला, जो उसको जानता था, जो उसको लाया था, उसने बोला वो आ जाएगा, देखते हैं, कभी ट्रैफिक में होगा, कार चलाता होगा, ऐसा कुछ भी। तो राह देखते हैं, राह देखते, कोई बात नहीं। उन्होंने राह देखी, वो नहीं आया। 7 बज गए, 7:30 बज गए, 8 बज गए, 9 बजे तक वो लोग ऑफिस में बैठे। फिर जो दूसरा पार्टनर था उसको कुछ नेचुरली ऐसा कुछ हो गया कि यार कुछ गड़बड़ है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है मन में। फिर उन्होंने कॉल किया तो कॉल लग नहीं रहा है। कॉल नहीं लग रहा है तो फिर दोनों के दिमाग में बत्ती जली के कुछ हो रहा है उल्टा सीधा। दूसरा कॉल किया, तीसरा कॉल किया, करीबन 10, 12, 15 कॉल कर दिए 15 मिनट में। एक भी रिंग बज रही है, उठा नहीं रहा। अब इतना सारा हुआ, आज तक ऐसा हुआ नहीं। आधे रिंग में वो बंदा फोन उठा लेता था, दोनों पार्टनर के, कभी भी रात को भी। तो बोले कि यार 12 बजे रात को फ़ोन किया है, कभी दोपहर को 3 बजे किया है, इसने आज तक हमारा फ़ोन नहीं काटा। आधी रिंग में ये फ़ोन उठाता था, और आज 15 कॉल होने के बाद और पैसे लेने गया है। और ये दोनों पॉजिटिव सोच रहे कि रास्ते में कुछ हुआ होगा, इसकी गाड़ी एक्सीडेंट वॉटेवर कुछ भी हो सकता है। अभी कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो हमको पता कहाँ से चलेगा कि ये कहाँ है, रास्ते में है, पहुँचा है। तो फिर उन्होंने ऐसा बोला, एक काम करते, जहाँ जहाँ हमने उसको भेजा है, तो जो 10-15 लोग थे उन सबको उन्होंने फ़ोन किया कि भाई यहाँ से बोल रहे हैं फलानी कंपनी से, इनके यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, और हमारा वो आदमी आता है हर बार आपके यहाँ पेमेंट लेने, वो आया था। तो लगभग 12-13 जगह पर उन्होंने कॉल किया, सभी जगह से एक ही जवाब आया। अब आप सोचो क्या जवाब आया होगा। मैं आपको बोलूँगा तो आप चौंक जाओगे। जवाब ये आया, हाँ वो आया था, आपके हिसाब से जो पैसे थे हमने सब ने दे दिए उसको। मतलब 12 के 13 जगह जो भी जाना था, सभी लोकेशन से एक ही जवाब आया, सभी जगह से, हमने आपके जो आदमी आते हैं उनको आपके जितने भी पैसे थे 1 भी रुपया नहीं काटा, सभी उसको रोकड़ा दे दिया है। और ये जवाब हर जगह से आया, सभी ने यही बोला कि हमने पैसे दे दिए हैं। वो आया, पानी पिया, बैठा और चला गया। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि इसको पकड़े कैसे, इसको कहाँ से पकड़े। ये सच है, झूठ है, रास्ते में है, कुछ हुआ है, रिटर्न आते हुए कुछ हुआ है, इसको कहीं फंस गया है ट्रैफिक में, ना फ़ोन उठा रहा है, कोई जवाब न डाटा टेक्स्ट मैसेज, ना व्हाट्सअप। और फिर दोनों में गड़बड़ी चली दिमाग में। रात हो गई, 10, 11, 12 बज गए, ना फिर भी फ़ोन चालू है, उठा नहीं रहा है वो। फिर दूसरे दिन ऑफिस आए दोनों पार्टनर, सुबह 10 बजे फ़ोन उठाया, रिंग बजाई, उसने फ़ोन नहीं उठाया। 12 बजे तक फ़ोन करते रहे। उसके बाद दोनों को लग गया ये पैसा लेके फरार हो चुका है, ये श्योर हो गए दोनों को। फिर दोनों गए पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस से पूरी बात बोली उसको, भाई इतने टाइम से हमारे साथ था,
3-4 साल से हमारे ऑफिस है, ये पिछले 1-1.5 साल से था। इस तरह से हर बार यही पैसा लेके आता था और इस बार गया है कल रात, मतलब दोपहर से, और अभी तक आया नहीं। और रिंग बज रही है फ़ोन पे, पिकअप नहीं कर रहा है वो। ऐसी रजूआत पूरी लिख करके पूरा एप्लीकेशन दिया, FI के नाम की एक एप्लीकेशन दे दी और पुलिस वालों ने बोला चलो हम देखते हैं, कुछ करते हैं। पुलिस वालों ने सर्च किया अपने हिसाब से, कुछ सुराग मिला नहीं, ना नंबर ना कुछ भी। उसके बाद पुलिस स्टेशन ये लोग पहुंचे होंगे करीबन 12-1-2 बजे के आसपास। 2 बजे के बाद तो फ़ोन भी बंद हो गया उसका और आखिरी लोकेशन अहमदाबाद दिखा रहा था, वस्त्रापुर एरिया के आसपास कहीं। और उसके बाद तो फ़ोन 2 बजे के बाद तो फ़ोन लोकेशन ट्रैक भी नहीं कर पाए, ऐसा हो गया। फ़ोन ही उसने शायद बंद कर दिया, कार्ड निकाल के फेंक दिया, व्हाटएवर। और फिर दूसरा पार्टनर बोला एक काम करते सर, उसका घर मैंने देखा है, थैंक गॉड कुछ ना कुछ सुराग मिला। पुलिस, वो 2 पार्टनर सब बैठ के गाड़ी में पुलिस के साथ गए उसके घर गए और जैसे ही नीचे उतरे सब और ऐसे देखने लगे उसके घर के, वो फर्स्ट फ्लोर पे रेंट पे रह रहा था, तो उसके घर के सामने से देख कर चर्चा करने लगे। पुलिस को देखा तो सिक्योरिटी वाला सामने से आके बताता है सर किसे मिलने आए, क्या चाहिए? तो पुलिस वाले ने बोला ये नाम का आदमी वहाँ रहता है पहले माले, उसको बुलाओ नीचे, बोलो पुलिस आएगी। तो सिक्योरिटी वाले ने सामने से क्या जवाब दिया बताया आप सबको? सिक्योरिटी वाले ने ये बोला कि साहब वो तो दोपहर को ही चला गया है और 2 बजे के बाद उसका नाम नंबर ही नहीं लग रहा है। सभी यहाँ ट्राई कर रहे, देखो वो भाई है वो भाई है, सब ट्राई कर रहे हैं, पैसा लेके वो भाग गया है और रिंग नहीं बज रही है, नंबर बंद है, कहाँ गया किसको कुछ नहीं पता है। और ये जो खिड़की के पर्दे हैं वो भी उसने रहने नहीं दिए, सब निकाल के ले गया, मतलब कुछ भी रहने नहीं दिया। और सोसाइटी में करीबन 8-10 लोगों के पैसे, करीबन ज़्यादा नहीं तो 3-4 लाख रुपए सबके, तो सभी उसी में लगे उसको ढूंढने में, लेकिन अभी तक कोई सुराग मिला नहीं है। तो पुलिस वाले ने बोला कि हम उसी लिए आए हैं और फिर दोनों पार्टनर को पता चल गया हमारा चीटिंग हो चुका है। और फिर दोनों घर पे आए, सॉरी ऑफिस पे आए, ऑफिस में बैठे और पुलिस स्टेशन से पुलिस वालों ने बोला हम हमारे से हिसाब से कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। फिर ऑफिस में आके जब दोनों बैठे थे तो दोनों ने सोचा चलो इसका सोशल मीडिया देखते हैं। तो सोशल मीडिया कोई अकाउंट नहीं था उसके नाम का सोशल मीडिया में, और फिर गूगल में देखा, गूगल में उसका नाम उन्होंने डाला, जैसे ही नाम डाला तो उसके अंदर ये आया कि ये बंदा इस समय के अंदर, इतने समय के अंदर फलानी सिटी से फीमेल स्कैंडल में पकड़ा गया है और वहाँ से वो फरार हो चुका है, अब ये शायद अहमदाबाद की तरफ गया, ऐसा गूगल में पूरा हुआ लिखा हुआ है। उसका जो कुछ रिपोर्ट होगा जो भी गवर्नमेंट की तरफ से वो लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है। उसके बाद दोनों समझ गए कि हमारा चीटिंग हो चुका है और इस तरह से दोनों ने, तो फिर दोनों ने गूगल में देखा और ऐसा सब लिखा हुआ था, तो फिर दोनों ने मन बना लिया कि भाई अपने पैसे गए। और आपको पता है रकम कितनी थी? कैश रकम कम से कम 32 लाख। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, ये रियल घटना है अहमदाबाद की, और मैं कहना ये चाहता हूँ, और ये स्टोरी मेरे कानों तक पहुँची है, रियल घटना है ये। और ये इसके ऊपर से यही मैं कहना चाहूँगा आप सबको कि कभी भी कुछ भी करो एक बार क्रॉस वेरीफाई तो करना ही चाहिए, क्योंकि होने के बाद सब सलाह देते हैं ऐसा करते तो अच्छा था, वैसा करते तो अच्छा था, ये करना चाहिए आपको, वो करना चाहिए। तब आप हमको वो जो ताने हैं ना वो इतना इरिटेट करते हैं। तो मेरे हिसाब से कि उन दोनों दोस्तों को एक बार क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, बंदा कैसा है, उसका अकाउंट, सोशल मीडिया, व्हाटएवर जो भी, उसको इनडायरेक्टली उसको चेक करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। अगर वो किया होता तो आज ये लोग बच जाते और इतने पैसे इनके कहीं जाते नहीं। तो ये एक सीखने की बात है। और दूसरी बात,
और दूसरी बात ये है दोस्तों कि मैं तो आर्टिस्ट हूँ और मैं काम करता हूँ। आप सबके प्यार, आप सबके आशीर्वाद की वजह से एक अच्छा काम हो रहा है, दौड़ा भागी चल रही है, कामकाज में रनिंग रहते हैं हम लोग। तो मेरा तो यही कहना है कि आप भी अपने काम में मग्न रहिए, किसी के ऊपर भरोसा करो लेकिन सोच समझ के करो, क्योंकि दुनिया तो वही है लेकिन लोग बदल गए हैं, समय वही है लेकिन समय का तकाजा बदल गया है। लोग पुराने हैं लेकिन ख्यालात नए हो चुके हैं, और नए लोगों में तो वेस्टर्न कल्चर आ चुका है। दुनिया गोल घूम रही है। हमारे यहाँ के लोग वेस्टर्न को अपनाने की शुरुआत हो चुकी है काफ़ी वर्षों से, और वहाँ के लोग यहाँ आकर के यहाँ की संस्कृति को प्यार करने लगे। पूरा गोल चक्कर घूम रहा है। तो ये ज़िंदगी है दोस्तों। और आप सभी ने पिछले कई वर्षों से मुझे बहुत प्यार किया है, एज एन आर्टिस्ट मुझे पसंद किया है, मेरे सोशल मीडिया पे मुझे बहुत प्यार दिया आप सभी ने, तो उस सभी के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक और विषय है दोस्तों के बचपन की बात बताएं तो बचपन में जब हम छोटे थे तो वो ज़माने में मतलब वो टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और हर चीज़ की है ना खुशी का कोई समय नहीं होता है, खुशी का कोई आकार नहीं होता, खुशी का कोई कद नहीं होता, लेकिन खुशी बहुत अच्छी चीज़ है। बचपन में मुझे याद है हम जब छोटे थे तब मोबाइल वगैरह नहीं थे हमारे टाइम में, मतलब हमारे टाइम में इतना बड़ा भी नहीं हूँ तो सीरियल्स आती थी जब टीवी में संडे के दिन, रामायण वगैरह। तो मुझे याद है उस टाइम पूरा गांव या पूरी सोसाइटी है जहाँ भी हम देखते थे, स्कूल के वैकेशन में गांव जाते थे और कभी घर में भी टीवी देखते थे, तो पूरी सोसाइटी में एक दो जगह पे ही टीवी रहती थी, और एक सीरियल 1 घंटे के लिए पूरी सोसाइटी के काफ़ी सारे बच्चे बड़े लोग सब वहाँ इकट्ठा होते थे संडे के दिन और सीरियल्स देखते थे। शुक्रवार को शायद चित्रहार आता था, अलग अलग फिल्मी गाने आते थे, गाने भी कितने 7-8 गाने के लिए लोग आधे घंटे तक बैठते थे और देखते थे बकायदा पगाटी मार के, 7 या 8 गाने वीडियो में के माध्यम से देखने के लिए। वो भी टाइम था। और आज टेक्नोलॉजी की दुनिया इतनी बढ़ चुकी है कि इंसान के पास 15 सेकंड की रील देखने का टाइम नहीं है। आप सोचो 15 सेकंड भी उसको ज़्यादा लगते हैं। 5 मिनट के गाने के 3 मिनट हो चुके हैं, 3-3, 3.5 मिनट के गाने आते हैं अभी। पहले 6-6, 7-7, 10-10 मिनट के गाने होते थे, कुछ गाने 10 मिनट के, 12 मिनट के गाने हैं, कुछ गाने 6.5 मिनट के, 5 मिनट के गाने होते थे। अभी 3.5 मिनट को इनफ हो गए और उसी गाने की रील्स बनाते हैं। तो करीबन मेरे हिसाब से 15 सेकंड, 20 सेकंड, 24 सेकंड भी लोगों को ज़्यादा लगते हैं। 3-4 सेकंड का वीडियो ऐसे स्क्रॉल कर देता है इंसान इंस्टा के अंदर। अब देखो मतलब किसी को टाइम पचाना नहीं आता, मतलब कोई अपने आप को धीरज में नहीं रख सकता। अब सोचो किसी के पास टाइम नहीं है, 1 सेकंड कुछ आया, आपके स्क्रॉल ऐसे कर रहे हो, कुछ आ गया तो तुरंत आदमी स्क्रॉल ऊपर जाने देगा, उसको फॉरवर्ड करेगा आगे, पढ़ता भी नहीं ठीक से। तो ठहराव जो चीज़ है ना इंसान के अंदर ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, लाइक स्लो पॉइजन यू नो। और ये सोशल मीडिया के माध्यम से होना शुरू हो गया है। नींद पूरी नहीं होती। पहले के टाइम में 9:30-10 बजे इंसान सो जाता था काम धंधे से आके, जॉब से आके, और आज 2 बजे 1 बजे के पहले कोई सोता नहीं। पहले से कहा जाता था मैं रात को 3 बजे घर आया, रात को 2 बजे घर आया। आज ऐसा नहीं कहा जाता, यार कल रात में 12 बजे, कल रात को मैं 2 बजे LG हाईवे पे था, मैं कल रात को 2 बजे हम मानिक चौक नाश्ता करने गए थे, खाना खाने गए थे। तो ये बातें हो रही है। और किसी को आप बोलोगे मैं कल रात को 3 बजे आया तो पूछेगा क्या ऐसा क्या काम था, मतलब इतना लेट क्यों आना पड़ा तेरे। और आज 2-3 बजे के पहले कुछ होता नहीं है बिकॉज ऑफ द मोबाइल। इसका यूज़ भी
जितना कम करो इतना अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि इसका बिन ज़रूरी इसका यूज़ मत करो। काम है आप यूज़ करो, लेकिन आँखों को ठंडक देने के लिए इसका जितना हो सके कम यूज़ करो। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इसके आने के बाद आपको याद है आप जिस सोसाइटी में रहते थे, आप अगर बड़े हो तो उन सभी बड़ों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके अगर बच्चे हो चुके हैं उस हिसाब से आप बड़े हो, तो वो एज के हिसाब से आप बड़े हो चुके हो। आप जब बचपन में थे तो आपको याद है ना, आप सोसाइटी के दरवाजे पे चार दोस्त इकट्ठा होकर बातें करते थे। फिर हमारी जॉब चालू हुई, बिजनेस चालू हुआ। उस टाइम में हम सोसाइटी के नाके के पे मतलब सोसाइटी के दरवाजे तक जाके, मेन डोर तक जाके हम वहाँ बैठते थे। पूरी ऑफिस में क्या हुआ, काम काज कैसा चल रहा है, इस तरह की बातें होती थी। 4-5 दोस्त एक साथ में बैठ करके एक दूसरे से पूरी दिन की जो कामगिरी हुई थी वो एक दूसरे से डिस्कस करते थे। ऐसी दोस्ती थी, ऐसे लोग थे, और सभी एक दूसरे को एक दूसरे को देख कर बात करते थे। और आज वही माहौल है, लेकिन माहौल बदल गया है इसकी वजह से, मोबाइल की वजह से। इसकी वजह से माहौल ऐसा चेंज हुआ है दोस्तों। मैंने कई बार देखा है सोसाइटी के कॉर्नर पे, जब गेट के ऊपर बाहर कहीं ये कॉलेजियन लड़के बैठे होते थे, 10 दोस्त अगर बैठे, उसमें से 1 या 2 ही लोग बातें करते होंगे, बाकी 8 के हाथ में मोबाइल है। और वो लोग कोई गेम आती है, एक ही गेम अलग अलग मोबाइल से सब खेल सकते हैं ग्रुप में। उसका नाम है आई थिंक पबजी है, पता नहीं, मैं नाम भूल गया हूँ। तो वो गेम खेलते रहते हैं। मतलब दोस्ती है, लेकिन वो वाली दोस्ती नहीं, जय वीर वाली, धर्मवीर वाली दोस्ती नहीं है। ये चीज़ नहीं है। और जिंदगी जो है थोड़ी प्रोफेशनल हो चुकी है। रिश्ते में ले लो, आप एक दूसरे के रिश्ते में ले लो, आप काम के ले लो, आप कॉर्पोरेट ऑफिस के हिसाब से कल्चर ले लो। पहले ऐसा नहीं था। पहले बॉस को आप बोलते कुछ सालों पहले कि भाई मेरे घर पे फंक्शन है, मैं लेट आऊँगा, तो बॉस समझता था। आजकल के बॉस नहीं समझते। ये वो ऐसे भी बोल देते हैं बोलने वाले कि भाई तेरे घर पे फंक्शन है, मुझे तो तू 10 बजे ऑफिस में चाहिए, वरना कल से मत आना। ये कल्चर हो चुका है। और इंसान इस दौड़ा भागी वाली लाइफ में अपने आप को बहुत इरिटेट महसूस कर रहा है। इसके पीछे कुछ और भी विषय है, लेकिन मैं ये विषय के ऊपर बात करना चाहता हूँ, मोबाइल। तो जो भी बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, बड़ों का मोबाइल यूज़ करते हैं, मैं तो यही कहूँगा उसको टाइम टेबल बना दो। सभी माँ बाप को कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे को मोबाइल दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टेक्नोलॉजी से दूर रखो, सोशल मीडिया से दूर रखो, लेकिन मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर मत रखो, लेकिन इतना करीब भी मत जाने दो कि उसको इसका एडिक्शन हो जाए। मतलब इसके बिना वो रह नहीं सके। मैं काफ़ी सारे वीडियोस देखे, कुछ बच्चे अगर मोबाइल नहीं मिलता तो वो मतलब पागल हो चुके हैं। तो अगर उनको मोबाइल नहीं मिलता तो वो ऐसा कुछ करते हैं कि मतलब माँ बाप को मारने तक अपनी तैयारी दिखाते हैं। छोटे बच्चे होने के बावजूद, जो 8वीं 10वीं में 9वीं में पढ़ते, ऐसे बच्चे, उनके पास आप मोबाइल जब दो तो एक शर्त रखो कि आपको इतने मिनट तक ही खेलना है, इसके बाद मैं मोबाइल ले लूँगी या ले लूँगा जो भी। और ऐसा करोगे तो एक आप उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल रख सकते हो। लेकिन एक बार दे दिया, मैंने देखा है कुछ बच्चे, उसको उनका नाम नहीं पता है, उनके हाथ में ऐसे बड़े बड़े मोबाइल रहते हैं, उनकी मम्मी या पापा साइड में बैठते हैं। बच्चा जब रोता है, पापा ऐसे मोबाइल की लाइट स्क्रीन ऑन करके, इस तरह से स्क्रीन ऑन करके दे देते हैं। तो ऐसा मत करो। इससे क्या होगा, उसको इसके साथ प्यार हो जाएगा। जब प्यार होता है तो आदमी कुछ नहीं देखता है, ना घर, ना गांव, ना समाज। ठीक है, तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे को मोबाइल दो, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी है। वरना ऐसे ऐसे वीडियो आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे कि अगर उसको मोबाइल नहीं मिलता तो वो अपने माँ बाप को मारता भी है, छोटा बच्चा होने के बाद भी। मतलब इतना पागलपंती हो जाती है दिमाग के अंदर, इतना इससे प्यार हो जाता है। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि मोबाइल को आप टाइम टेबल के हिसाब से आपके बच्चों को दें।
उसको बाहर खेलने के लिए बोलें, उसको इंडोर गेम, इसको आउटडोर गेम, इसमें उसका दिमाग रहे, ऐसी कुछ बातें करो, उस तरह से उसके साथ आप बिहेव करो और उनको इस तरह से प्रोत्साहित करो कि बाहर फुल रैकेट खेलने जाओ, लॉन्ग टेनिस खेलो, शॉकर खेलो, आप क्रिकेट खेलो, ठीक है। और इंडोर गेम में अब कैरम है, चेस है, ये ऐसी कुछ गेम है कि मतलब वो खेलने से उसका दिमाग भी अच्छा चलेगा, वो किसी चीज़ से उसका एडिक्शन नहीं होगा। इससे क्या होगा, इससे आंखें खराब होगी, इससे दिमाग खराब होता है, ज़्यादा यूज़ करने से दिमाग की नसों पर असर होती है। ज़्यादा मोबाइल में इस तरह से झुक के देखने से या पीछे भी प्रॉब्लम होता है, ये मैंने सुना है और मैंने पढ़ा भी है कहीं ना कहीं। तो मैं उन सभी फैमिली मेम्बर्स को, पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप थोड़े स्ट्रिक्ट बन जाएगा अपने बच्चों के लिए, ये मेरे लिए नहीं है, हमारे बच्चों के लिए। तो जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मोबाइल का यूज़ करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया यूज़ करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक टाइम टेबल रखो, एक रिस्ट्रिक्शन रखो और थोड़ा बहुत मम्मी पापा की बातों को भी सुनो, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी जी है। अब अभी अभी बड़े हो रहे हैं, उन तो बड़े हो चुके हैं, उन्होंने करीबन 30, 35, 40 साल, 50 साल की लाइफ देखी है। तो आप उनका थोड़ा भी कहा मानो और सुनो। वो जो भी बोलेंगे आपकी भलाई के लिए बोलेंगे, आपको रोकेंगे टोकेंगे, मोबाइल नहीं देंगे, इसके पीछे रीज़न होगा। कोई बच्चा 10th में, कोई 12th में, कोई अच्छी एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है, कोई बड़ी एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसके माँ बाप जब बोलते हैं मोबाइल मत ले, आप पढ़ाई में ध्यान रखो, उसके पीछे एक ही रीज़न होता है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबरों से पास हो, आपका रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपकी अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी जगह पर आपको एडमिशन मिलेगा आगे, अगर कुछ और पढ़ना है तो आपको डोनेशन नहीं देना पड़ेगा। आपको अच्छी जॉब करनी है तो अच्छे मार्क्स से आप पास होगे, रिजल्ट अच्छा होगा, परसेंटेज अच्छा होगा आपका, तो आपको अच्छी जगह पे बड़ी ऑफ़र आ सकती है। तो जैसे ही आपकी ऑफ़र चालू होगी, आपकी जॉब चालू हो गई, तो लाइफ का एक अलग टर्निंग पॉइंट आएगा। तो इसके पीछे छोटा सा लेकिन ये कारण तो है। तो मोबाइल से दूर रहिए। और काफ़ी सारी बातें हो चुकी है, काफ़ी सारे लोग मुझे देख रहे, सुन रहे, उन सभी का मैं नीरज गज्जर धन्यवाद करना चाहूँगा। और ऐसे कभी कभार आप सबके बीच में रूबरू में आता रहूँगा दोस्तों। मुझे फॉलो करना ना भूलिए, नीरज गज्जर ऑफिशियल के नाम से मेरी सभी जगह सोशल मीडिया के बैनर पर मेरी चैनल है, इंस्टा में, फेसबुक में, यूट्यूब में, ट्विटर, और उसका नाम अभी एक्स हो गया है, तो एक्स पर भी। तो इन सभी जगहों पर मैं नीरज गज्जर ऑफिशियल के नाम से हूँ। आप सब मुझे सुनिए, देखिए और मुझे फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इस वीडियो के माध्यम से भी इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट कीजिए कैसा लगा और क्या करना चाहिए, क्या प्लस है, क्या माइनस है। हो सकता हूँ मैं कहीं गलत भी हो सकता हूँ, कहीं अच्छा भी हो सकता हूँ, इस बात को लेकर के जो वीडियो में आपने सुना उस बात को लेकर। तो आपको इसमें क्या चेंजेस की चाहिए और कौन सी टॉपिक पर मैं बोलूँ, किस तरह से आपके रूबरू हूँ मैं, मुझे ज़रा एज अ फ्रेंड आप बता सकते हो कमेंट के ज़रिए। तो सभी का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि पिछले कई वर्षों से आप 2010 से मेरे यूट्यूब से आप ज्वाइंट हो, तो उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और ऐसे ही प्यार बनाए रखें और ऐसे ही आगे प्यार मैं चाहूँगा, क्योंकि आपके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और अच्छी अच्छी कमेंट कीजिए, कुछ प्लस माइनस है तो भी बताइए, कुछ अच्छा करना है वो भी बताइए, मुझे कोई टॉपिक हो वो भी मुझे बताइए, उसके ऊपर भी मैं बात करता रहूँगा। और किस तरह के विषय पर मैं बोल सकता हूँ या बोलना चाहिए, क्या आपको जानकारी चाहिए, क्या आपको सुनना है। मेरे गाने तो आप सुनते ही हैं, उसके अलावा तो मैं ये भी चाहूँगा आप वो भी कीजिए, क्योंकि आप मेरा परिवार हो, आप ही मेरे हाथ हो, ठीक है। आपने जो मुझे प्यार दिया है उसकी वजह से मैं यहाँ पर बैठा हूँ और इस मकाम पर पहुँचा हूँ। और मुझे आज दिल किया कि काफ़ी समय से मेरे दोस्तों के रूबरू में कभी हुआ नहीं लाइव, तो वीडियो के माध्यम से, कोरोना में तो बहुत लाइव हुए, हमने प्रोग्राम भी काफ़ी कुछ किया है कोरोना के टाइम में म्यूज़िकली,
लेकिन काफ़ी अरसे के बाद मैंने बोला चलो दोस्तों से कुछ बातें शेयर करता हूँ, और इसके हिसाब से मन में आया तो थोड़ी बातें कर ली। तो सभी बच्चों को भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सुना है, देखा है। पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा, उसके अलावा जो मुझे फॉलोअर्स करते हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत उन सबका आभारी हूँ, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में नया कोई टॉपिक लेकर के मैं आप सबके बीच में आऊँगा। तो बस इसी तरह मुझे फॉलो करते रहिए, और थैंक यू सो मच। और क्या कहूँ, लव यू। हाँ, तो कैसा लगा मैंने जो आपको बताया और मैंने जो बातें की हैं आप सभी से, वो मेरे लिए काफ़ी मायने रखती है। आप सबका प्यार, आप सबका दुलार, आप सबने मुझे पिछले कई वर्षों से बहुत ही दिल से पसंद किया है, और बहुत ही दिल से मुझे सपोर्ट किया है। और हमेशा मैंने जब भी कुछ कहने की कोशिश की, कुछ करने की कोशिश की, तो आप सभी ने मुझे साथ भी दिया है। तो उस साथ के लिए, उस प्यार के लिए, उस विश्वास के लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं नतमस्तक आप सभी को वंदन करता हूँ। ऐसे ही आपका प्यार बना रहे, ऐसे ही आप सभी हमेशा मेरे साथ जुड़े हैं और जुड़े रहें, क्योंकि एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। उसके साथ परिवार होना चाहिए, उसके दोस्त होने चाहिए, और उसके चाहने वाले होने चाहिए। और वो एक डायलॉग है शाहरुख खान सर का के ऊपर ऊंचाई पे टिकना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन वहाँ पर टिके रहना है तो माँ की दुआ चाहिए। तो उसमें एक लाइन और मैं जोड़ता हूँ, मैं माँ की दुआ के साथ साथ दर्शकों का, चाहने वालों का प्यार भी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। आप सभी ने मुझे बहुत प्यार किया है। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहे, बने रहे, मुझे फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिएगा। और ऐसे ही बस एक परिवार के साथ पिछले कई वर्षों से मेरे साथ आप जुड़े हो, बस वैसे ही जुड़ते रहो, और आप सबका प्यार ऐसे ही मुझे मिलता रहे, यही भगवान से प्रार्थना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।